हेलो एवरीवन। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मैट्रिक्स क्लास 12th का चैप्टर है। मैट्रिक्स में हम पढ़ते हैं कि जो हम नंबर्स हैं उनको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं रो और कॉलम्स की फॉर्म में। ठीक है, बेसिकली मैट्रिक्स हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि ये क्लास 12th का एक चैप्टर है। बाकी मैट्रिक्स का जो यूज़ होता है वो आगे भी बहुत, जब भी आप हायर स्टडीज में जाएंगे जैसे बीएससी, बीटेक, हालांकि कंप्यूटर साइंस, इनमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, किस तरीके से, हालांकि अभी तो हम पढ़ेंगे नंबर्स को कैसे अरेंज करते हैं रो और कॉलम की फॉर्म में, या डेटा को कैसे अरेंज करते हैं रो और कॉलम की फॉर्म में। लेकिन जैसे आप कंप्यूटर साइंस की तरफ जाएंगे तो उधर आप पढ़ेंगे कि डेटा को कैसे सेव करते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो मैट्रिक्स एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पावरफुल टूल है जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जितना ये पावरफुल है उतना ही ये इजी भी है, काफ़ी इजी चैप्टर है। हालांकि अगर मैं 12th क्लास के सबसे इजी चैप्टरों की एक अगर लिस्ट बनाऊंगा तो मैट्रिक्स सबसे ऊपर मैं उसको रखूंगा। मैट्रिक्स ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो मैट्रिक्स की मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है यहाँ पे, पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। जो मैट्रिक्स है वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका? नंबर्स का। वही है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं A11, A12, A13, A14, A1n। बस इतना याद रखना है कि मैट्रिक्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में करते हैं इस तरह से। ठीक है, और जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली चल रहा है इसको हम रो कहते हैं, और जो इस तरीके से वर्टिकल मूव होगा, वर्टिकल में लिखे जाएंगे नंबर्स, उसको कॉलम कहा जाता है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी जरूरी हैं। ठीक है, मैट्रिक्स सिर्फ इसलिए ही नहीं पढ़ा जाता। मैट्रिक्स का अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर आपको दूं तो कुछ ऐसा समझिए, आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये एग्जाम्पल है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक को शुरू से पढ़ना स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स चैप्टर को, तो उसमें एक साफ साफ एग्जाम्पल दिया गया है। ये 3 गर्ल्स हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, राधा, फौजिया और सिमरन। इनको अपना कुछ कुछ डेटा स्टोर कराना है। ठीक है, इनके पास कुछ डेटा है। डेटा में जैसे क्या क्या दिया हुआ है, जैसे इनके पास नोटबुक्स हैं और इनके पास पेन्स हैं। ठीक है, तो जैसे गर्ल, जो फर्स्ट गर्ल है राधा, उसके पास 15 तो नोटबुक्स हैं। नोटबुक्स की यदि बात करी जाए तो उसके पास 15 नोटबुक्स हैं, और यदि पेन्स की बात करी जाए तो 6 उसके पास पेन्स हैं। जो सेकंड गर्ल है वो है फौजिया। तो फौजिया जो हैं उनके पास 10 नोटबुक हैं और 2 पेन्स हैं। और जो सिमरन हैं उनके पास 13 नोटबुक्स हैं और 5 पेन्स हैं। तो कभी भी इस तरीके का कोई डाटा है, इस तरीके के नंबर्स हैं, इनको अरेंज करना है ना, जिसपे हम इन पे कुछ ऑपरेशंस लगा सकें, है ना, और एक रिजल्ट निकाल सकें। तो इसी सब के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो मैट्रिक्स का करते हैं। तो इसको यदि मैं अरेंज करना चाहूँ मैट्रिक्स की फॉर्म में तो कैसे कर सकता हूँ? तो कुछ इस तरीके से करा जा सकता है, 15, 6, 10, 2, 13, 5। ये यहाँ पर जो ये रोज बता रही है, हर एक रो जो बता रही है वो एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे ये वाली रो जो है राधा को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली जो रो है वो फौजिया को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली जो रो है वो सिमरन को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो कॉलम है वो जो हमें डेटा दे रहे हैं वो उनके सामान का डेटा दे रहे हैं, या उनके पास जो चीज़ें हैं उनका डेटा दे रहे हैं कि उनके पास कितनी नोटबुक्स हैं, कितने पेन हैं, कितने, ठीक है, इस चीज़ का वो डेटा दे रहे हैं। तो इस तरीके की जब भी रिप्रेजेंटेशन की बात आती है कि हम इस तरह का, जब भी हमारे पास कोई डेटा है कि जहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स हैं और उनका हमें डेटा स्टोर कराना है, तो हम कैसे स्टोर करा सकते हैं? तो उस वक्त जो हमें यूज़ करना होता है वो मैट्रिक्स होता है। जैसे आप अपनी क्लास में ले लीजिए, क्लास में हर कोई स्टूडेंट अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखता है। जैसे फादर्स नेम हो गया, उसका खुद का नाम हो गया, उसका खुद का रोल नंबर हो गया, है ना, और एज हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया, और बहुत सी इंफॉर्मेशन है जिनको हमें स्टोर कराना है। तो जब भी इस तरीके का
रिप्रेजेंटेशन की नीड होती है, हमें कोई भी डेटा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कराना है, तो उस वक्त हम जो यूज़ करते हैं वो मैट्रिक्स का करते हैं। बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो इस तरीके के डेटा को रिप्रेजेंट करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। जब भी हम किसी भी डेटा को रो और कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा जो वो रिप्रेजेंटेशन होता है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, रो और कॉलम की यदि बात आ रही है तो उससे पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक बात ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स में हर एक कॉलम, जैसे ऐसा समझिए कि इस अगर मैं रो की बात करूं तो इसके पास 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, इसके पास भी 2 कॉलम है और ये भी 2 कॉलम में है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट रो जो है उसके पास सिर्फ एक ही कॉलम हो, सेकंड रो जो उसके पास 2 हो गए, थर्ड रो उसके पास 3। नहीं, मैट्रिक्स कहती है कि मेरा जो डायमेंशन है वो हर एक रो पर सेम होना चाहिए। यानी अगर यहाँ पर 3 कॉलम है तो यहाँ पर भी रहेंगे उतने ही और यहाँ पर भी रहेंगे उतने ही। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। और अगर जैसे मैं इसकी बात करूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूँ या ऑर्डर की बात करूँ तो जैसे ये 15, ये 6, ये 10, ये 2, ये 13 और ये 5, तो इसमें अगर मैं देखूँ तो मेरी 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। तो इसको अगर मैं ऑर्डर कहूँ तो ये 3x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। क्लियर है? तो ये ऑर्डर होता है जिसमें हम बता सकते हैं सामने वाले को कि हमने अपना जो डेटा है वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करा है। जैसे कि इस केस में जो ये मैट्रिक्स है ये 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अब अगर मैं ऊपर देखता हूँ यहाँ पर, जहाँ पर मैंने ये मैट्रिक्स बनाई हुई है, जहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, ये इस तरीके से अरेंज करा गया है। तो यहाँ पर देखिए A11, A212, A13, A14। अक्सर हम 1 से लेके चलते हैं और n तक लेके जाते हैं, इधर भी और इधर m तक लेके जाते हैं। ठीक है, रो और कॉलम डिफरेंट हो सकते हैं आपस में, यानी जैसे रो 2 हो सकते हैं तो कॉलम 3 हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हो सकता है। अब रिप्रेजेंटेशन हम सीख गए। ठीक है, ऑर्डर हम सीख गए कि ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर हम रियल एज वेल एज इमेजिनरी दोनों तरीके की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करा सकते हैं। ठीक है, अब कुछ इसकी डेफिनेशंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ डेफिनेशन करते हैं, जैसे कि कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं, जैसे कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, या रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, या जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, ये कुछ और भी बाकी हो सकती हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिनके बारे में हमें पता रहना जरूरी है। ठीक है, जैसे कॉलम मैट्रिक्स इसे कहते हैं कि जिसके अंदर एक कॉलम हो बाकी सारी रोज हों। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, जिसके अंदर एक रो हो बाकी सब कॉलम हो। तो अगर आप इसका ऑर्डर मुझे बताएं तो कमेंट में लिख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, उसी तरीके से इसका भी बताएंगे। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट, आई रिपीट, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो होंगे वो आपकी जीरो मैट्रिक्स होगी। जैसे 0, 0, 0, 0, तो ये आपकी एक जीरो मैट्रिक्स हो गई क्योंकि इसके अंदर सभी एलिमेंट आपके जीरो हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक मैट्रिक्स है। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, जब रो और कॉलम आपस में इक्वल होंगे तब वो मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। जैसे 1x1 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, 2x2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, 3x3 की हो सकती है, एंड सो ऑन। तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि अब जो आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, डिटर्मिनेंट, वो बना ही टोटल स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर है।
ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इतनी इंपॉर्टेंट है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारी रो और कॉलम इक्वल होता है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं कि जिसमें जो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है इनको छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जीरो हों, और जो ये डायगोनल एलिमेंट है इनके ऊपर आपका 1 रखा गया हो। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वहां पर 1 रखा गया हो और बाकी सभी जीरो हो, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, इन्हें पता होना चाहिए। बाकी अगर मैं और आपसे डिस्कस करूं तो कुछ यहाँ पर है, जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जहां पर देखिए अपर ट्रायंगुलर हो गया, लोअर ट्रायंगुलर हो गया, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ट्रांसपोज हो गया। अपर ट्रायंगुलर अक्सर आपका जो लगता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे लगता है, ठीक है। इसके अलावा ये नहीं लगेगा। तो यदि अपर ट्रायंगुलर की बात करूं तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट आपके जीरो होने चाहिए, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। बाकी ऊपर कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन हाँ प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सभी जीरो होने चाहिए। लोअर एलिमेंट में इसके जस्ट ऑपोजिट, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके अपर एलिमेंट जीरो होने चाहिए, बाकी नीचे के सभी एलिमेंट आपके कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है ये भी जरूरी है। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, 1 वर्ड में लिखवा रहा हूँ, बाकी इसका यूज जब हम एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी का तब देखेंगे कि किस तरीके से इसको अप्लाई करा जाता है। सिर्फ इसमें करा यह जाता है कि रो और कॉलम इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया जाता है। और जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं, एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं अभी, अगेन एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं अभी, इनके एग्जाम्पल जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक वो होते हैं कि जब भी मैं अपनी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं और बाद में मुझे वही मैट्रिक्स वापस मिल जाती है, तो ये एक एग्जाम्पल है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। और जब भी मैं अपनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं और वापस में मुझे माइनस ऑफ मैट्रिक्स मिलती है, तो ये एग्जाम्पल है स्क्यू सिमेट्रिक का। अगेन इसके एग्जाम्पल और इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक की, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी कि क्या हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स के अंदर, कैसे क्यों पढ़ा जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है, मैं बता चुका हूँ आपको। हायर स्टडीज़ में ज़रूरत पड़ती है इनकी। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो से हम इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करने स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बोर्ड पर्सपेक्टिव से है तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं गया हूँ। बाकी इतना अगर समझ लेंगे तो काफ़ी है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं इसके एक्सरसाइज और 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।